शहर के सबसे पुराने और वीरान इलाके में बने ऐतिहासिक टाउन हॉल की ऊपरी मंजिल पर बनी सेंट्रल लाइब्रेरी को बंद हुए दशक बीत चुके थे। मानसून का महीना था और शहर भर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया हुआ था कि सड़कें सुनसान हो चुकी थीं और बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप थी। मैं एक सरकारी आर्किटेक्चरल सर्वेक्षक के रूप में इस पुरानी इमारत का निरीक्षण करने के लिए वहां भेजा गया था, ताकि ये तय किया जा सके कि इसे गिराया जाना चाहिए या संरक्षित किया जाना चाहिए। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे और बाहर आसमान में बादलों की भयानक गर्जना के साथ तेज हवाओं का तांडव जारी था। मेरी टॉर्च की पीली और कमजोर रोशनी उस विशाल हॉल की दीवारों पर नाच रही थी, जहां हजारों की संख्या में पुरानी किताबें धूल और मकड़ी के जालों के बीच सजी हुई थीं। हवा में सड़े हुए कागज, पुरानी लकड़ी और नमी की एक तीखी गंध फैली हुई थी, जो मेरी हर एक सांस के साथ मेरे फेफड़ों में उतर रही थी। इस पूरी इमारत में मेरे अलावा और कोई जीवित प्राणी मौजूद नहीं था और यह अकेलापन मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऑन किया और अपनी रिपोर्ट बोलनी शुरू की। इमारत की संरचना अंदर से कमजोर हो चुकी है, लेकिन लकड़ी का इसका मुख्य ढांचा अभी भी। मेरी आवाज़ उस खाली और विशाल हॉल में गूंजकर अजीब सा प्रभाव छोड़ रही थी। तभी अचानक से लाइब्रेरी के ठीक बीचों बीच रखी एक बहुत बड़ी ओकवुड की महोगनी मेज पर रखे कागज और फाइलें खुद ब खुद हवा में तैरने लगी, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं और बाहर की हवा अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने टॉर्च की रोशनी उस मेज की तरफ की। रोशनी के उस दायरे में मैंने देखा कि एक पुरानी लेदर बाइंडिंग वाली मोटी डायरी अपने आप खुल गई थी और उसके पन्ने एक एक करके बहुत तेजी से पलट रहे थे। सर 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 सर। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वे मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस मेज के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर मेरे जूतों की आवाज़ के अलावा किसी और के नंगे पांव चलने की हल्की सी आहट भी मेरे कानों से टकराई। छप छप छप, मानो कोई भीगा हुआ व्यक्ति ठंडे पानी में चल रहा हो। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी उस आवाज़ की दिशा में, यानी किताबों की लंबी लैक के गलियारे की तरफ घुमाई। वहां परछाइयों का एक ऐसा खेल चल रहा था जो विज्ञान के किसी भी नियम से परे था। रैक के बीच बने रास्ते में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। उसने 19वीं सदी के शुरुआती दौर का कोट पहना हुआ था। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे पांव जैसे जमीन पर शीशे की तरह ढल गए थे और मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। तभी उस आकृति के मुंह से एक भारी गूंजती और सिसकती हुई आवाज निकली। तुमने हमारी किताबों को हाथ क्यों लगाया? ये हमारा इतिहास है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। उस आवाज में इतना गहरा दर्द और खौफ था कि मेरे जिस्म का खून जैसे जम गया। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को दबाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने आवाज निकाली तो वो साया मुझ पर झपट्टा मार देगा। वो साया मेरे बिल्कुल करीब आ गया और कमरे का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया, जिससे मेरी हर एक सांस हवा में सफेद भाप बनकर उड़ने लगी। अचानक से उस साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेज पर खुली हुई डायरी के पन्ने पर उंगली रखी। जैसे ही उसने उंगली रखी, डायरी के पन्नों पर ताज़ा खून उभर आया और वो खून बहकर मेज से नीचे टपकने लगा। टप टप टप। उस डायरी के पन्नों पर 1892 की एक तारीख लिखी हुई थी और उसके नीचे लिखा था कि उस साल लाइब्रेरी में एक भीषण आग लगी थी, जिसमें मुख्य लाइब्रेरियन को अंदर ही जिंदा बंद करके मार दिया गया था। वो साया कोई और नहीं बल्कि उसी लाइब्रेरियन की आत्मा थी जो इतने दशकों से न्याय की तलाश में भटक रही थी। उसने अपना सिर धीरे से उठाया और अपनी लाल बिना पुतली की आंखों से सीधे मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे की खाल जगह जगह से जली हुई थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने बेहद डरावने लहजे में मुझसे कहा, अब तुम भी इस इतिहास का हिस्सा बनोगे और कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उसके इतना कहते ही लाइब्रेरी के सभी दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गए और बाहर मूसलाधार बारिश के साथ बिजली का मुख्य ट्रांसफार्मर फट गया, जिससे पूरा हॉल घने और पूर्ण अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में मेरे चारों तरफ कई सारी परछाइयां मंडराने लगी और अलग अलग दिशाओं से फुसफुसाने और रोने की आवाजें आने लगी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और भगवान को याद करते हुए अपने बैग से टॉर्च का स्पेयर बटन टोलने लगा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने बर्फ जैसे ठंडे और नुकीले हाथों से पकड़ लिया। उस पकड़ में इतनी ताकत थी कि मेरी हड्डी झटकने की आवाज आ गई। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक झटके खुद को छुड़ाया और सामने की तरफ पागलों की तरह दौड़ लगा दी। अंधेरे में भागते हुए मेरा पैर किसी पुरानी किताब के बंडल से टकराया और मैं सीधे फर्श पर औंधे मुँह जा गिरा। मेरे घुटने से खून बहने लगा, लेकिन डर के मारे मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। पीछे से वो भयानक हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। तुम कहाँ जाओगे? मैंने जमीन पर रेंगते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी कुंडी को जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजा अंदर से लकड़ी के भारी कुंदों से लॉक हो चुका था, जिसे खोलना नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक से बाहर आसमान में एक बहुत तेज बिजली कड़की, जिसकी रोशनी उस टूटे हुए खिड़की के शीशे से अंदर आई। उस
तेज रोशनी में मैंने देखा कि दर्जनों जली हुई आकृतियां मेरे चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़ी हैं और उनके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें हैं। वे सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए भगवान से प्रार्थना की और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। तभी मेरे हाथ के नीचे दरवाजे की एक पुरानी कुंडी पर दबाव पड़ा, जो अचानक से क्लिक की आवाज के साथ खुल गई। बिना एक भी सेकंड गवाए मैंने दरवाजे को धकेला और बाहर सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। मैं रोल करते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ पहुंचा और मुख्य दरवाजे से बाहर बारिश के बीच सड़क पर आ गिरा। जब सुबह की पहली किरण उस पुरानी इमारत पर पड़ी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो टाउन हॉल पूरी तरह शांत और वीरान खड़ा था, मानो रात को वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे कंधे पर आज भी उन ठंडे और बेरहम हाथों के नीले निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो रात कोई सपना नहीं बल्कि एक